तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अंग्रेजों को लगा बड़ा झटका। ब्रिटेन के एक और राजनयिक ने सऊदी अरब में कबूल किया इस्लाम धर्म, ईसाइयों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा एक और बड़ा झटका। किसानों ने आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, 29 नवंबर को घेरेंगे संसद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कंगना रनावत को सिखों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी। सिखों ने दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर, जल्द होंगी कंगना रनावत गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान के राज्यपाल ने किया दावा, दोबारा लागू मोदी सरकार करेगी कृषि कानून, इसलिए किसान नहीं हटे पीछे। वही आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना योगी ने किया जारी। 2 रोहिंग्या मुसलमानों के शक में 2 मुसलमानों को कोलकाता से यूपीएटीसी ने किया गिरफ्तार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने मोदी सरकार से की मांग, किसान आंदोलन में 700 किसानों की हुई हैं मौतें, पीएम केयर फंड से दिया जाए इनको मुआवजा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से अंग्रेजों को लगा फिर बड़ा झटका। ब्रिटेन के एक और राजनयिक ने सऊदी अरब में अपनाया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों के देश ब्रिटेन को आज बड़ा झटका सऊदी अरब से लगा है। ब्रिटेन के एक और राजनयिक ने सऊदी अरब में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ब्रिटेन के राजनयिक कंज्यूमर जनरल ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म सऊदी अरब में अपनाया था, और इनके इस्लाम धर्म अपनाने के एक हफ्ते बाद ब्रिटेन के एक और राजनयिक ने ईसाई धर्म छोड़कर सऊदी अरब में इस्लाम धर्म अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन के इस राजनयिक का नाम कॉलिस है, और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर हज यात्रा के दौरान पहने जाने वाले पारंपरिक सफेद कपड़ों में फोटो डाली है, और उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया है और वह इस्लाम धर्म को अपनाने में कामयाब हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरे ब्रिटेन में इसको लेकर खलबली मची हुई है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के ये सीरिया में राजदूत रहे थे, और 2007 से 2012 तक उन्होंने सीरिया में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में काम किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार ब्रिटेन के राजदूत ईसाई धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म यानी ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून की वापसी के बाद मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। किसानों ने आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, कहा 29 नवंबर को घेरेंगे संसद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने के बाद अब किसानों से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, और किसानों ने दिल्ली में आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि 29 नवंबर को संसद तक हमारा ट्रैक्टर मार्च होगा, और ट्रैक्टर मार्च को किसी भी कीमत पर नहीं टाला जाएगा। किसानों ने कहा है कि 29 नवंबर से किसान संसद का ट्रैक्टर मार्च से घेराव करेंगे, और मोदी अमित शाह से हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस करा करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया है कि मोदी पर हमें भरोसा नहीं है, अगर हमने अब आंदोलन खत्म कर दिया तो ये कृषि कानूनों को भी रद्द नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंदोलन तब तक रहेगा जब तक कि संसद से मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को झटका बड़ा लग गया है एक बार फिर से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। सिखों ने दर्ज कराई दिल्ली में एफआईआर, अब होगी जेल। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ अब सिखों ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है और उनके गिरफ्तारी की मांग कर दी है, जिसके बाद कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी और खालिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, और इसी बयान के बाद ये केस उनके खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने कल ही अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन उस महिला यानी इंदिरा गांधी को मत भूलना जिसने इन्हें अपनी जूती के नीचे मसल दिया था, और इन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए थे। भैया आपको बता दें कि आगे इन्होंने कहा कि सिख अब इंदिरा गांधी के नाम से कांपते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनके सामने झुक गए। भैया आपको बता दें कि अब इसी बयान के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कंगना रनावत के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है, और कहा है कि इन्होंने सिखों को देशद्रोही और अपमानजनक टिप्पणी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कंगना की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया ऐलान, दोबारा लागू होंगे कृषि कानून, किसानों की बड़ी टेंशन। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद से किसान और सरकार के बीच 1 साल
से जारी गतिरोध खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को फिर से लागू कर सकती है। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए ये बिल दोबारा मोदी सरकार ला सकती है और इसे फिर से देश में लागू कर सकती है। इससे पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है और विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर से मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को दोबारा से देश में लागू कर सकती है। तो ये बड़ी बात राजस्थान के राज्यपाल ने कही है, जिसके बाद मोदी सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से गतिरोध बढ़ सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार ने की शुरू। यूपी एटीएस ने कोलकाता में 2 रोहिंग्या मुसलमानों को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब यूपी पुलिस सहित एटीएस को खुली छूट दे दी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस मामले को लेकर यूपी एटीएस ने भारत में अवैध रूप से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के रूप में गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इनको गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं और दोनों बांग्लादेश नागरिकों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से योगी सरकार अब कार्रवाई कर रही है जब से ये योगी सरकार सो रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में मुस्लिम विरोधी भाजपा अपना चेहरा बनाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो दुबई में मिलिट्री पोस्ट बना रहा था चीन, अमेरिका ने रुकवाया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका अब चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। चीन लगातार दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया का ताकतवर देश बनने की कगार पर है, लेकिन अमेरिका इसे ताकतवर देश बनने से रोकने में अड़चने लगातार लगा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका खुफिया एजेंसी को पता चला कि यूएई में एक पोर्ट पर चीन चुपके से एक मिलिट्री सुविधा तैयार करने में जुटा हुआ है। तो अब अमेरिका ने यूएई यानी मुस्लिम देश यूएई को फटकार लगाते हुए, धमकी देते हुए चीन का जो मिलिट्री पोस्ट बनना था उसे रुकवाने की धमकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ यूएई ने जाकर चीन का मिलिट्री पोस्ट अपने देश में बनवाया तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस्लामिक देश यूएई पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो किस तरह से डरा धमकाकर चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने में चीन को अमेरिका लगातार रोक रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमएम। असदुद्दीन ओवैसी बोले हम चुनाव जीतने की स्थिति में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हम 1 और 2 दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि हम इस स्थिति में हैं कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पिछली बार एआईएमएम पार्टी ने 38 विधानसभा सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ा था 2017 में, लेकिन ओवैसी की पार्टी का 2017 में खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार ओवैसी ने 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आज असदुद्दीन ओवैसी ने 2 पार्टियों के साथ गठबंधन का भी दावा किया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी से ओवैसी यूपी में गठबंधन करने जा रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून के विरोध के दौरान मारे गए 750 किसानों के परिवारों को 3 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को किसानों की मांगे मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने में जुट चुकी हैं। वहीं इन सब के बीच तेलंगाना सरकार ने कृषि कानून का विरोध करते समय मारे गए देश भर के 750 किसानों के परिवारों को 3 लाख रुपए की धनराशि मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। तेलंगाना सरकार ने शनिवार को दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के कृषि कानून के विरोध में मारे गए 750 किसानों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि मोदी सरकार को ये बड़ा झटका तेलंगाना सरकार ने आज दिया है और 3 लाख रुपए किसानों को देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने की मांग, आंदोलन में मारे गए किसानों को मोदी सरकार दे मुआवजा, पीएम केयर फंड से दिया जाए पैसा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय रावत ने दावा किया है कि 3 विवादित कृषि कानून के खिलाफ साल भर के विरोध के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई है। संजय रावत ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को पीएम केयर फंड से
वित्तीय सहायता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले ही तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया फंसा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा पीएम केयर फंड में कितना पैसा है इसको बताने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे अच्छा ये होगा क्योंकि मोदी ने पीएम केयर फंड के पैसे से कोरोना महामारी में तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अब वो किसानों को ये पैसा दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा जो है बड़ी मांग शिवसेना ने की। अब देखते हैं कि मोदी सरकार पीएम केयर फंड से पैसा देती है किसानों को या फिर नहीं। कि एक